इन प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं संजीव भाटिया आज आप लोग को डिस्कस करूँगा हमारा नीट का पेपर नंबर 2 केमिस्ट्री डिस्कशन। आज आप देखेंगे मेरे साथ। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर SP सिंह सर का मिशन है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के तहत हम लोग यूट्यूब पे बहुत सारे रैपिड फायर टेस्ट पेपर डिस्कशन लेके आते रहते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं और एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट ओपन स्ट्रक्चर फार्मूला इसका बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन ये वाला हम लोग ने ले लिया है और इस पर 2H हैं, तो ये हमने 2H ले लिए हैं सर। और इसमें डबल बॉन्ड कार्बन ले लिया, बहुत इजी आपने कर लिया होगा। डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन है इस पर, और फिर ये कार्बन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो चलिए सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिग्मा बॉन्ड काउंट किए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 5 6 7 8 9। तो 9 सिग्मा बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड भी काउंट कर लेते हैं। पाई बॉन्ड देखिए, ये है 1 पाई बॉन्ड और ये है 2 पाई बॉन्ड। तो ये 2 पाई बॉन्ड है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग ने लिख लिया है 2 पाई बॉन्ड है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कभी कभी हमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है इसमें। अच्छे से देखा करिए क्वेश्चन में कि आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पूछे हैं या सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन पूछे हैं। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन बेटा पूछा। अच्छा, आप जानते हो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। तो जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे जस्ट उसके डबल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 18 सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो मेरे पास 18 सिग्मा और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स मेरा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 51 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये ट्रोपोन में पूछा गया है कितने मेंबर रिंग है और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ट्रोपोन का स्ट्रक्चर पहले आप लोग को दिखा देते हैं। ये ट्रोपोन का स्ट्रक्चर है, आप सबने पढ़ा है, NCERT से हम लोग ने इस क्वेश्चन को लिया है। ये यहाँ पर इस तरीके से 3 डबल बॉन्ड है ट्रोपोन में और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। इसका मीन्स ये कीटोनिक कंपाउंड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन का है। और मेंबर अगर काउंट करोगे तो मेंबर काउंट कर लो, एक कार्बन यहाँ, 2nd 3rd 4th 5th 6th 7। तो 7 कार्बन की रिंग है। तो ट्रोपोन ने 7 मेंबर रिंग, यहाँ पर 7 आना चाहिए। एंड हैविंग कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे कीटोन आना चाहिए। अब मैं ऑप्शन चेक करूँगा, कोई ऑप्शन मेरा ऐसा है 7 के साथ कीटोन, सेकंड ऑप्शन मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं आंसर 52 का करूँगा, सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में देखिएगा, 53 में बच्चों हमारे पास 2 स्टेटमेंट हैं। मुझे चेक करना है कि वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो लिखा हुआ है बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड बोथ आर एरोमेटिक कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है। आप NCERT चेक करें तो वहाँ एक चार्ट दिया हुआ है और उसमें ये बताया गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हेडिंग के अंतर्गत कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। बेंजीनॉइड जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन लाइक होता है और नॉन बेंजीनॉइड जिनका स्ट्रक्चर बेंजीन लाइक नहीं होता। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। फिर हमको स्टेटमेंट सेकंड है बेंजीनॉइड फॉलोज हक्कल रूल वेयर एज नॉन बेंजीनॉइड्स नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो हक्कल रूल्स। ये सर बात गलत हो गई, क्योंकि अगर बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड दोनों ही एरोमेटिक हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड की तो ये एसेंशियल कंडीशन है कि उसको हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। इसलिए नॉन बेंजीनॉइड भी हक्कल रूल को फॉलो करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया।
इस तरह से स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, सेकंड वाले ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, चलिए इसको ओपन फॉर्म में बना लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर BR जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक ऐसे बॉन्ड है और यहाँ पर 2 बॉन्ड है। तो इसका मीन्स ये हुआ, अगर हम इसमें कार्बन भर लेते हैं तो कार्बन में ये कार्बन है, इस पे 3 H होंगे, ये एक कार्बन है, इस पे 1 H होगा, यहाँ एक कार्बन है CH3 होगा, यहाँ भी CH3 होगा, CH, CH2, CH, CH3। अब हमारे पास इसमें सबसे पहले अगर हमको इसका IUPAC नेम लिखना है तो हमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होगी। अब लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन अगर सेलेक्ट करना चाहते हो तो फिर हम लोग ये वाला ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये भी हो सकता है और यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसे नंबरिंग करते हैं तो देखिए सेकंड पोजीशन पे एक साइड चेन है, एक थर्ड पोजीशन पे साइड चेन है और एक फिफ्थ पोजीशन पे ब्रोमो की साइड चेन या ब्रांचिंग है। यानी कि हमारा जो लोकेंट सेट आएगा वो 2 3 एंड 5 आएगा। लेकिन अगर आप उसको 1 मानो तो फिर यहाँ सेकंड नंबर पे ब्रोमो आएगा और फोर्थ नंबर पे मेथाइल आएगा और फिफ्थ नंबर पे मेथाइल आएगा। तो हमारे लिए लोएस्ट लोकेंट सेट को अगर फॉलो करें तो 2 3 5 लोएस्ट लोकेंट सेट है, इसलिए हमें नीचे से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और नीचे से नंबरिंग स्टार्ट कर लेंगे तो 2 पे और 3 पे 2 मेथाइल है और 5 पे ब्रोमो है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में मेथाइल का M बाद में आता है, ब्रोमो का B पहले आता है, इसलिए कहेंगे 5 पे ब्रोमो पहले लिख दीजिए। अब 5 ब्रोमो लिखने के बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 ब्रोमो ये हो नहीं सकता, 2 3 डाईमेथिल 2 ब्रोमो 5 ब्रोमो। यानी कि अगर आपने एक पोजीशन भी सही सेट कर ली तो आप पहचान लोगे करेक्ट IUPAC नेम क्या है। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा लिखना आता हो, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा लिखना अगर सीखेंगे तो फिर यहाँ पर डैश 2,3 डाई ब्रोमो और डाई मेथाइल और कितने कार्बन की चेन है 6 कार्बन की, तो हेक्स हो जाएगा। और हेक्स के साथ साथ यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एक हमको कंपाउंड दिया हुआ है और देखो ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है फॉर्मूला। जब भी कभी कंडेंस फॉर्म में आपको फॉर्मूला दे और IUPAC नेम निकालना हो, कभी भी जल्दबाजी मत करिए और डायरेक्ट लिखने की कोशिश मत करिए, उसको ओपन फॉर्म में लिख लीजिए या कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला एक होता है उस फॉर्म में लिख लीजिए। तो हम लोग ने ये देखिए ये वाला जो CH है इसको लिया और इस पर 2 हमारे एथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो एथाइल को भी हम लोग ओपन करके लिख लेते हैं। यहाँ पर CH2 और CH3 ऐसे कर ले रहे हैं और यहाँ पर भी CH2 और CH3 इस तरीके से ओपन फॉर्म में लिख लिया। अब ये CH में ये CH2 आगे जुड़ा हुआ है और इस CH2 में ये CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब CHO ग्रुप जानते हो प्रियोरिटी ऑर्डर में काफ़ी ऊपर है और वैसे भी यहाँ कोई फंक्शन ग्रुप दूसरा है नहीं, तो CHO के C को नंबर 1 देंगे। तो यहाँ पे नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यानी कि थर्ड नंबर पे एथाइल है। यहाँ पर देखिए 2 पे एथाइल है तो ये गलत हो गया, यहाँ 2 पे मेथाइल है मतलब ही नहीं, 3 पे एथाइल है, 3 पे एथाइल है, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अब इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में हम लोग चेक करेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। तो 3 पे एथाइल तो है, लेकिन साथ में अगर आप देखें तो 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन की चेन है तो बच्चा पेंट आना चाहिए। इसमें ब्यूट लिखा हुआ है तो ये गलत बात हो गई, तो पेंट से हम लोग लेंगे। इसमें जो हमारा नेम आ जाएगा वो हमारा देख के ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 55 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3rd नंबर पर एक साइड चेन छूटी हुई थी, 3 पे एथाइल लगा हुआ है
और 3 पे एथाइल लगा, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट हो जाएगा। और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं इसलिए एन आ जाएगा। अगर बीच में कोई डबल बॉन्ड होता तो इन लगता। और 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो 1 अल हम लोग लिख सकते हैं, बट जब एल्डिहाइड मेन फंक्शन ग्रुप है तो ऑलवेज वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, इसलिए केवल हम लोग पेंटेनल लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे पेंटेनल 1 दिखाया है तो आप 1 भी लिख देंगे तो कुछ गलत नहीं हो जा रहा। तो यहाँ पर हम लोग ने थर्ड ऑप्शन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये फिर से वैसे कंजेस्टेड फॉर्म में है तो इसको ओपन फॉर्म में लिख लो, सब दूर दूर कर लो, सारे कार्बन अलग अलग कर लो। तो देखो ये HO है तो हम लोग ने पहले HO लिखा, फिर ये HO CH2 पे जुड़ा है तो इसको ऐसे बॉन्ड रखो और CH2 से ऐड कर दो। अब यहाँ पे बच्चा देखो CH2 3 टाइम्स आया हुआ है तो मुझे 3 टाइम्स यहाँ पे CH2 ओपन करके लिख लेना, CH2 फिर CH2 फिर CH2 3 टाइम्स लिख लिया। और ये तो देखो यहाँ तक कर चुके, अब एक CH2 और ले आइए, एक CH2 और ले आए, ओपनली इसको लिखना। फिर CO, तो CO आप ऐसे लिख लीजिए, ये कीटोनिक ग्रुप है। फिर CH3। अब यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन ग्रुप हैं, एक हमारा कीटोनिक फंक्शन ग्रुप है और एक हमारा एल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप है। अब आप बताओ कि कीटोनिक और एल्कोहलिक में किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होती है? आप कहेंगे सर कीटोनिक की प्रियोरिटी ज़्यादा होती है, ऑब्वियस बात है। अब हमें कीटोनिक की तरफ से नंबरिंग करनी होगी। जब कभी कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप हो जिसमें कार्बन हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को ही नंबर 1 देते हैं, लेकिन जो कीटो फंक्शन ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर पे लाते हैं और लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से ना स्टार्ट करने की गलती कर देना, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की मेन चेन है। तो भैया जहाँ पे देखिए हेप्ट यहाँ भी है, हेप्ट यहाँ हेक्स है, यहाँ हेक्स है, तो ये 2 तो ऐसे ही गलत हो गए। तो ऑप्शन देख के भी पता कर सकते हो। और ये हेप्ट में 7 नंबर पे क्योंकि OH सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप है तो ये सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसका प्रीफिक्स लगाएंगे तो 7 पे हाइड्रोक्सी आना चाहिए। यहाँ पर 7 पे हाइड्रोक्सी है और कहीं है ही नहीं, तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही तय हो गया कि 56 का फर्स्ट होगा। लिखने का मूड है तो लिख लो, 7 नंबर पर हमने हाइड्रोक्सी लिखा और हाइड्रोक्सी लिखने के बाद और कोई साइड चेन नहीं है, पहले हम लोग साइड चेन लिखते हैं फिर एल्क लिखते हैं। 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट लिखा और हेप्ट लिखने के बाद जैसे अभी बताया था, देख लो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन चेन में सब सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। एन का जो ई है वो हम ड्रॉप कर देंगे बिकॉज कीटोन का सफिक्स ओन होता है और दो वावल्स एक साथ नहीं लिखे जाते हैं। तो हेप्टेन 2 नंबर पे ओन लगा हुआ है, 2 नंबर पर कीटोन का सफिक्स ओन लगा है तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रियोरिटी ऑफ गिवन फंक्शन ग्रुप, तो ये तो बहुत आसान है, आपने याद किया है, प्रियोरिटी NCERT में भी दी हुई है। सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, उसके बाद सल्फोनिक ग्रुप की, तो यहाँ सल्फोनिक तो है नहीं, उसके बाद हमारा ईस्टर ग्रुप की, ईस्टर भी यहाँ नहीं है, ईस्टर के बाद एल्केनोइल हैलाइड या फिर कार्बोनिल क्लोराइड, तो क्लोराइड है यहाँ पर। तो ये 3 लोग नंबर 1 पे क्योंकि डिक्रीजिंग बताना, तो अब ये CHO वाला तो नहीं हो सकता। कार्बोनिल क्लोराइड के बाद एमाइड आता है, एमाइड दिया हुआ यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो ये कट हो गया। अब एमाइड के बाद आपको पता है साइनाइड आता है, साइनाइड यहाँ पर है और इसमें CHO आ गया तो ये भी कट हो गया, इसलिए हमारा ले दे के बचा 4th ऑप्शन और साइनाइड के बाद CHO आ जाएगा, तो इसलिए 57 का 4th ऑप्शन हो जाएगा। थायोफीन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, पहले स्ट्रक्चर थायोफीन का बनाइए। ये थायोफीन का स्ट्रक्चर है सर, और इस थायोफीन के स्ट्रक्चर में हमसे पूछा होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है। अगर रिंग में सारे कार्बन होते तो होमोसाइक्लिक होता, लेकिन कार्बन के साथ सल्फर भी आ गया इसलिए हेट्रोसाइक्लिक बन गया।
अब इसमें एक बात देखो, पूछ रहा है कि एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। एनसीईआरटी में एग्जांपल है, हेट्रोसाइक्लिक में फ्यूरॉन दिया हुआ है और पिरिडीन दिया है, पायरोल दिया, थायोफीन दिया, ये तो एरोमेटिक है, लर्न होना चाहिए। बाकी आपको एरोमेटिसिटी का अगर करेक्टर देखो तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। इसके पास एक लोन पेयर यहाँ पर ऐसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिंग में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं ऐड करते हैं। तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 आया टोटल नंबर। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, सब sp2 हाइब्रिडाइज है। और फिर हकल रूल चेक कर लो, अगर हकल रूल के अकॉर्डिंग जाओगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2 पाई भी हो सकता है, 6 पाई भी हो सकता है, 10 पाई भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए पाई बॉन्ड 2 है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, डबल, 1 2 3 4, और ये दो भी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर करेंगे क्योंकि ये रेजोनेंस में शामिल हो गया। तो ये हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक होता है, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन करना होगा हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो हेट्रोसाइक्लिक और एरोमेटिक कौन है, 4th ऑप्शन। तो यहाँ पर हम लोग 4th ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया, इसका नेम बताना है। देखो सबसे पहले तो देख लो ये क्या CnH2n+2 होमोलोगो सीरीज को फॉलो कर रहा, क्योंकि 20 को डबल करोगे तो 40 + 2 42 सही है, 30 को डबल करोगे 60 और फिर 2 ऐड कर दो, तो ये दोनों होमोलोगो सीरीज एल्केन को फॉलो कर रहे हैं, तो एल्केन है। अच्छा, अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हो तो जानते हो कि कार्बन 20 को इकोस कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोस। ये कार्बन 20 का नेम है। जैसे होता है ना, कार्बन अगर 1 है तो मेथ कहते हैं, कार्बन 2 है तो एथ कहते हैं, कार्बन 3 है तो प्रॉप कहते हैं। ऐसे ही अपना जो है ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, इकोस कार्बन 20 कहते हैं। क्योंकि एल्केन है तो एन लगेगा, तो इकोसेन लगेगा। अब इकोसेन तो एक ही में है, इसलिए 4th हो जाएगा, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ शुरू वाले में, अब ये इकोसेन वहाँ पे, लेकिन वो तो बाद वाले में है। अच्छा, C30 भी आपने पढ़ा होगा कि जो 10 नंबर कार्बन होता है उसको डेक भी कहते हैं और कॉन्ट भी कहते हैं। अगर एक कार्बन 10 वाला है तो वो मोनोकॉन्ट है, और अगर 2 कार्बन 10 वाले यानी कि 20 का कार्बन है तो डाई कॉन्ट कहेंगे, और अगर 30 है मीन्स उसमें 3 बार 10 आ रहा तो ट्राई कॉन्ट कहेंगे। तो इसका नाम हो गया इकोसेन और इसका नेम हो गया ट्राईकॉन्टेन। ये आप याद कर सकते हैं एनसीईआरटी से, तो 4th ऑप्शन हो गया। 60th क्वेश्चन, एसीटोफिनॉन स्ट्रक्चर देखें क्या होता है एसीटोफिनॉन का। ऐसे एक फेनिल या एरिल रिंग होती है और COCH3 पर जुड़ी होती है, तो इसको हम लोग एसीटोफिनॉन कहते हैं। अब अगर इसका आईपैक नेम लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट करो, और ये मान लो ये साइड चेन है, तो 1 और 2, तो 1 पे फेनिल ग्रुप लगा हुआ है और 2 कार्बन की चेन है तो एथ है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन है, और क्योंकि कीटोन है तो ओन लगेगा, तो 1 फेनिल एथेनोन ये नेम होगा। तो 60 का मुझे लगता है फर्स्ट हो जाएगा, 60 का फर्स्ट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 61 में। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है। तो 61 में जेल्डाल मेथड पे क्वेश्चन है, और मुझे 0.75 ग्राम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, तो W 0.75 ग्राम हो जाएगा। ये तो एनसीईआरटी का ही इंटेक्स का एग्जांपल है। और न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ H2SO4, तो वॉल्यूम दिया गया है 10 ml, ठीक है सर। और मोलैरिटी 1 m दी गई है, तो मोलैरिटी लिख ली 1 m, और मुझे परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है जेल्डाल मेथड में, नाइट्रोजन परसेंटेज इक्वल टू होता है 1.4 इंटू मोलैरिटी इंटू 2 इंटू वॉल्यूम इन ml ऑफ H2SO4 अपॉन
अपॉन, ये आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, इस तरीके का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। और नीचे आ जाएगा W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारी वैल्यूज़ रखो। 1.4 इंटू मोलैरिटी कितनी दी गई है 1 इंटू 2, वॉल्यूम कितना दिया गया है सर, वॉल्यूम 10 ml, और W दिया गया है 0.75। W बस चेंज कर दिया, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था उसमें 0.5 ग्राम W था, यहाँ 0.7 कर दिया है। तो अब सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आंसर 56% आता है। अब नीचे W बढ़ा दिया तो कुछ कमी आ जाएगा। अब 445% तो हो नहीं सकता। अब 35 43 में तो बहुत पास के ऑप्शन है, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सॉल्व करिएगा आप इसका, तो मुझे लगता है 37.33 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 37.33%, फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा। 62 ड्यूमास मेथड में जब हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं तो एक नाइट्रोमीटर सर होता है, नाइट्रोमीटर में KOH भरा होता है, उसका काम क्या होता है CO2 को एब्जॉर्ब करना। तो टू एब्जॉर्ब अमोनिया गलत, एब्जॉर्ब अमोनियम सल्फेट गलत, टू एब्जॉर्ब CO2 ये वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेल्डाल मेथड में CuSO4 का क्या काम होता है, एज ए कैटालिस्ट ये काम करता है, तो कैटालिटिक एजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्रोमेटोग्राफी पहली बार किस काम में आई थी, एनसीईआरटी की पहली दूसरी लाइन है। प्लांट्स में जो कलर्ड सब्सटेंस होता है उसको हटाने के काम में आई थी, प्लांट से पिगमेंट को हटाने के काम में आई थी। कलर्ड सब्सटेंस फाउंड इन प्लांट्स, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी को प्लांट से कलर सब्सटेंस हटाने के काम में लेके आए थे। इन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल इन देन इन, तो भैया मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में रहता है। हम अगर एक्वस सॉल्यूशन से ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालना चाहते हैं तो एक अलग से सॉल्वेंट डालते हैं बाहर से, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर है, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कम घुल रहा है तो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं। अब क्योंकि ऑर्गेनिक सिमिलर नेचर के हैं तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा घुलता है इन कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि वाटर। तो मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट देन इन वाटर, पहले आएगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और फिर आएगा वाटर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 65 का। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा लिख दिया गया, दूर से ही बच्चों को नज़र आ रहा होगा। है भी सिंपल क्वेश्चन, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट करना है। आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो घर में जो नमक पाया जाता है कॉमन सॉल्ट, अगर वो पानी में घुल जाए, मान लो हमने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डाल दिया और अब फिर हम वापस नमक अपना प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम ये नमकीन पानी ले लेंगे और उसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इवोपोरेट होता जाएगा और जो नमक है वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो नीचे सर बैठ जाएगा। अगर नमक नहीं, मान लो शक्कर घुली है तो वो भी नीचे बैठ जाएगा, डिस्टिलेशन फ्लास्क में नीचे बैठ जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को सिंपल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो ये जो 66 में आंसर होगा ये होगा सिंपल डिस्टिलेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आ गया। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जब 2 लिक्विड हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री से कम है, पास है, तो अगर सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे तो दोनों वेपर बनाएंगे और दोनों उड़ के जो प्यूरिफिकेशन फ्लास्क है उसमें जाके गिर जाएंगे। तो ये फ्रैक्शनल कॉलम लगा दिया था, बाधा लगा दी जाती है। तो जब दोनों लिक्विड उड़ते हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एक का ज़्यादा होता है, तो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला ज़्यादा वोलेटाइल होता है और कम बॉइलिंग पॉइंट वाला फ्रैक्शनल कॉलम को पास आउट कर ले जाता है, और जो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला होता है वो फ्रैक्शनल कॉलम से टकराता है, अपनी एनर्जी लॉस कर देता है और लिक्विड में वापस कंडेंस हो जाता है, फ्लास्क में कंडेंस हो जाता है। वही कहानी यहाँ पूछ रहा है। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वेपर ऑफ द लिक्विड विद वायर
विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर, पहले हो जाएगा, बिफोर द वेपर ऑफ द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला तो फ्रैक्शन कॉलम से निकल जाएगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला पहले गिर जाएगा, इसलिए सेकंड होगा। 68 देखिए बहुत सिंपल, इसमें मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये सब हाइड्रोजन काउंट करने हैं। तो स्ट्रक्चर चाहो तो ओपन कर लो, इसमें ये कार्बन लिया, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। वैसे तो हम लोग को एक रूल भी आता है कि अगर 1 डिग्री कार्बन है तो 3 टाइम्स 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। जैसे अगर 5 1 डिग्री कार्बन है तो 5 × 3 15 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ऐसे शॉर्टकट भी मार सकते हैं, और अगर सोचते हो कि नहीं बना के ही देख लेते हैं और काउंट कर लेते हैं तो वैसा कर लो जो सूटेबल लगे आपको। जैसे कि ये 4 कार्बन कर लिए हमने, 1 2 3 4, और फिर यहाँ पर ये C हम लोग ने ऐसे बना लिए। अब इनमें पहले तो डिसाइड कर लो भाई साहब कि नंबर डिग्री किसकी क्या है। तो इसकी सर नंबर डिग्री 1 है, क्योंकि ये एक इधर से 1 डिग्री से एक कार्बन से जुड़ा है, ये इधर 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 तो डिग्री 3 है, इधर कार्बन है इधर कार्बन है, 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है तो डिग्री 3 है। ये एक तरफ कार्बन से जुड़ा डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। तो इसमें केवल 2 तरह के कार्बन है, 1 डिग्री 3 डिग्री। तो 2 तरह के H भी होंगे, 1 डिग्री 3 डिग्री। अब जितने 1 डिग्री कार्बन है कितने हैं 4, तो इसके 3 टाइम्स 1 डिग्री H होंगे, यानी 12। तो 12 1 डिग्री H होंगे, 12 1 डिग्री H यहाँ पर है, 12 1 डिग्री H यहाँ पर है। और 3 डिग्री कितने हैं कार्बन 2, तो जितने 3 डिग्री कार्बन होते हैं उतने ही 3 डिग्री H होते हैं, तो 2 होंगे। तो ये कह रहा है 12 1 डिग्री H केवल होंगे, गलत। 2 डिग्री तो है नहीं इसमें, 2 3 डिग्री H ओनली ये है नहीं। अब इसी को चेक करते हैं, 12 1 डिग्री एंड 2 3 डिग्री H ये सही है। अगर तुम कह रहे हो नहीं सर हम बना के चलेंगे तो 1 2 3 ये H है, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, अब सब पे 3 3 H आ रहा है, तो 3 3 6 3 9 3 12 ऐसे काउंट कर सकते थे, और इस पे एक H आएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो टेट्रावैलेंट के पॉइंट से 4 बॉन्ड मुझे भरने हैं। इसका मैंने ऑप्शन कर दिया ना 4th। चलो ये नाम लिखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कई बार हम लोग इसको पढ़ते हैं कि जब किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो, और अगर इस साइड से नंबर करने पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पे या सेकंड पे आ रहा है और इधर से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट या सेकंड पे आ रहा है, यानी बराबर पोजीशन पे, इस साइड से डबल बॉन्ड जिस नंबर पे, इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर है। इधर से नंबरिंग करो तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे आता है, इधर से नंबरिंग करो तो ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे आता है। तो प्रेफर किसको करते हो, डबल बॉन्ड को। लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का अलग अलग नंबर है दोनों साइड से करने पे, तो जिसका नंबर कम आता है वहां से नंबरिंग की जाती है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। यहाँ पर नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ से जाओगे तो नंबर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए प्रेफरेंस बाबू किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 6, एक साइड चेन CH3 की 4 नंबर कार्बन पे छूट रही है, तो 4 पे मेथाइल आ जाएगा, 4 पे मेथाइल आ जाएगा। 4 पे मेथाइल यहाँ है, 4 पे मेथाइल यहाँ, यहाँ पे 3 पे मेथाइल, 3 पे मेथाइल, तो कट कर दो। जब इसका नेमिंग लिखोगे, आया जरूर ट्रिपल बॉन्ड पे नंबर कम है, लेकिन नेम पहले सफिक्स हमेशा ईन का लिखते हैं, तो 4 नंबर पे ईन आना चाहिए। यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर ईन है और 1 नंबर पे आइन है, तो देख के ही लग रहा है 3rd वाला सही है, फिर भी लिख लो। 4 मेथिल 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स। अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, पहले डबल बॉन्ड का ईन का ई हटा देते हैं अगर आइन जोड़ना है आगे, फिर 1 पे आइन, और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो सर यही नेम होगा। 70 में
1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, चारों कार्बन हमको चाहिए। तो चारों कार्बन अगर हमको चाहिए और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सब पेंटेन है, तो आराम से कैसे निकालना चाहिए। देखो सबसे पहले मेन वर्ड ग्रुप 5 कार्बन का कर लो, 1 2 3 4 5। अब जब 1 2 3 4 5 डाल लोगे तो ये इधर वाले तो 1 डिग्री हो जाएंगे कॉर्नर वाले। अब तुम ऐसा करो कि एक 2 डिग्री निकालो, तो 2 डिग्री निकालना है तो इसको एज इट इज छोड़ दो, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। फिर एक 3 डिग्री निकालो, तो 3 डिग्री निकालना है तो एक में सी जोड़ दो, और अब एक 4 डिग्री निकालना है तो 2 में सी जोड़ दो, तो ये 4 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया। या फिर इसको केवल सिंगल कर दो, इसको डबल कर दो। इसका मीन्स ये हुआ कि हमारा जो नेम होगा उसमें 3 साइड चेन होंगी, 2 मेथिल ऐसे और एक मेथिल या एथिल होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखें, ये हमें एक मिल रहा है जिसमें कि हमको 3 साइड चेन मिल रही है। इसमें 2 साइड चेन मिल रही, गड़बड़। इसमें 3 साइड चेन मिल रही हैं, इसमें 2 मिल रही है, गड़बड़। अब इसमें सेकंड पोजीशन पर मुझे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों पे साइड चेन तो नहीं आ पाएगा, इसलिए ले दे के फोर्थ बचा। फोर्थ में हम लोग मिलाते हैं कैसे, ये ऐसे कर लेते हैं, सेकंड नंबर। अब ये हम लोग फोर्थ बचा बना के देख लेते हैं, समझा तो आपको दिया ही है। तो फोर्थ में हम लोग ने पहले 1 2 3 4 5 ऐसे बना लिया, नंबरिंग कर ली, 1 2 3 4 5। 2 पे एक मेथिल जोड़ दिया, 3 पे 2 मेथिल जोड़ दिए, बन गया सर। और अब हम लोग ने क्या किया, डिग्री बना ली, डिग्री चेक कर ली। तो देखो ये एक कार्बन जुड़ा है 1 डिग्री, ये 3 कार्बन जुड़ा है 3 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, आ गए सारे, इसलिए फोर्थ होगा। ये देखिए 71 क्वेश्चन, करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये तो फेमस ही है। अब यहाँ पर रिंग के बाहर जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास C है। अगर रिंग पर जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप में C हो तो उसका C हम लोग रिंग में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसका एक स्पेशल सफिक्स बनता है इस तरह के कंपाउंड में, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे साइक्लोपेंटेन। और अब इस पे CN जुड़ा है आके, तो इसको कहेंगे कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। तो साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा। 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। अब इसमें हमारे पास साइनो ग्रुप भी है, ब्रोमो भी है और OH भी है। तो यहाँ पे ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, साइनो ब्रोमो और OH। अब साइनो ब्रोमो और OH में हम लोग देखेंगे कि प्रियोरिटी ऑर्डर में साइनो की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो साइनो की प्रियोरिटी को हम लोग सबसे ज़्यादा होने की वजह से साइनो के टर्म्स में सारे नाम लिखेंगे और नंबरिंग कर देंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। एक हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाया कि लग रहा है जैसे रिंग कंपाउंड है, लेकिन है ये ओपन चेन कंपाउंड। तो इसको हम लोग आराम से लिख के बनाते हैं, बॉन्ड लाइन में कभी कभी गलती हो जाती है। तो यहाँ पे हमने C लिया, फिर यहाँ पर हमने एक C लिया है, फिर ये देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर सर ये कार्बन, और यहाँ पर बच्चा पार्टी कार्बन OH C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये COH ग्रुप है। तो अगर तुमने इसको कीटोन समझ लिया या इसको अल्कोहलिक कीटोन समझ लिया तो गड़बड़ हो सकता है। ये हमारा पहले फॉर्मेट आ गया, ये देखो ये कार्बन COH है, फिर ये कार्बन, फिर कार्बन इधर आ गया ये वाला, ये कार्बन ऐसे हो गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड C आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसमें
सर नंबरिंग की अगर बात करें तो ऑब्वियस बात है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे और लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे। लॉन्गेस्ट चेन चुन ली। 6 नंबर पे जुड़े हुए कार्बन पे नंबर नहीं पड़ा तो ये साइड चेन या ब्रांचिंग है। एक मेथिल यहाँ है, एक मेथिल यहाँ है, सेकंड नंबर पे मेथिल है और 6 नंबर पर मेथिल है। तो अब सिंपल सी बात है 2,6 डाई मेथिल होगा। यहाँ पर 2,6 नहीं है, 2,5 है, 2,6 केवल एक में है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही सही हो गया। थर्ड ऑप्शन बच्चा वैसे ही सही हो गया। अगर और लिखना चाहते हो तो फिर बना लो 2,6 पे डाई मेथिल और 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट, और डबल बॉन्ड हमारा 2 जगह पर है। ये वाला डबल बॉन्ड हमने छोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड ले लो। तो 2 जगह पे डबल बॉन्ड है तो हेप्टा, और कहाँ कहाँ है, सेकंड नंबर पे और 5 नंबर पे तो डाईइन और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड। 74 क्वेश्चन पे बात करते हैं। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूट 1इन। इस तरह के क्वेश्चन में जिसपे हमको IUPAC ने दिया है और स्ट्रक्चर बनाना है, सबसे पहले हम एल्क पे कंसंट्रेट करते हैं। एल्क मीन्स ब्यूट है यहाँ पे, तो ऐसे स्केलेटन बनाएंगे कार्बन का 1 2 3 4 स्केलेटन बना लिया। और बनाने के बाद अब इसको हम लोग नंबर डाल लेते हैं अपनी तरफ से 1 2 3 4, और नंबर डालने के बाद हम लोग जहाँ जहाँ जो कहा गया, 4 नंबर पे ब्रोमो है, चलो भाई ब्रोमो जोड़ दिया। 3 नंबर पे मिथाइल है, 3 नंबर पे मिथाइल जोड़ दिया। 1 नंबर पे ईन है, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड जोड़ दिया। और कुछ बचा? नहीं सर, नहीं बचा। तो अब ये मेरा कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है? तो अगर हम लोग देखें इस स्ट्रक्चर को, तो इस स्ट्रक्चर में हमारे को ये देखिए स्ट्रक्चर में, इसमें तो देखो 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 2 और 2 4, लेकिन इसमें सेकंड नंबर पे मिथाइल है, इसमें थर्ड नंबर पे मिथाइल है। तो हमको सेकंड स्ट्रक्चर मोस्ट करेक्ट लग रहा है जो इसी तरह का है। कैसे? देखो ये CH2 है, ये CH2 है हमारा, ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये हमारा CH है, ये CH3 ब्रैकेट में, ये नीचे वाला CH3 है, ये CH2 है, ये भी CH2 और Br है। तो सेम स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम इसको पलट के लिख दें तो यही वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो 74 का मेरा सही आंसर क्या हो गया? सेकेंड। 75 द लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्लड रेड कलर अपॉन ट्रीटमेंट विद फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन। तो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन से ब्लड रेड कलर कैसे आएगा? आपने पढ़ा है जब आपके कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, दोनों हैं। तो यहाँ पर देखिए केवल नाइट्रोजन है, ये नहीं लेंगे, ये तो ब्लू कलर दे सकता है। यहाँ पर देखिए सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, ये सर हो सकता है। यहाँ पर सल्फेट और नाइट्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये लेसिग्ने टेस्ट नहीं देगा। इसमें कार्बन है, सल्फर है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, तो ये नहीं देगा। इसलिए 75 का मेरा सही आंसर क्या होगा? सेकंड। तो फर्स्ट 25 क्वेश्चन 51 to 75 आपने हमारे साथ डिस्कस किए। अब 76 से कोमल मैम आपको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों। So hello everyone, good evening to all of you and this is your host and दोस्त कोमल गुप्ता। और आज आपके इस नीट पेपर डिस्कशन में जो कि आपने सेकेंड टेस्ट दे रखा है ऑर्गेनिक का है, उसमें आपने 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है संजीव सर के साथ, और आगे के क्वेश्चन आप मेरे साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। तो 76 क्वेश्चन नंबर जो लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डजंट जस्टिफाई, कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं करता है, किस बात को जस्टिफिकेशन नहीं करता है? द बॉइलिंग ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट विद नाइट्रिक एसिड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ हेलोजन बाय एडिंग सिल्वर नाइट्रेट। कहते हैं कि जब हम लेसेग्ने टेस्ट के थ्रू
हैलोजन को टेस्ट करने के लिए जाते हैं, डिटेक्ट करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम एसिडिफाई करते हैं। एसिडिफिकेशन हम कहते हैं पर्पज क्या होता है, HNO3 हम क्यों मिला रहे होते हैं, जिससे कि अगर मेरे लिसेग्ने सोल्यूशन में सल्फर के आयन मतलब कि सोडियम सल्फाइड या नाइट्रोजन का आयोनिक फॉर्म सोडियम साइनाइड है तो वो डिकम्पोज हो जाएं, जिससे फर्दर वो इंटरफेयर ना करें सिल्वर नाइट्राइड टेस्ट में फॉर द टेस्टिंग ऑफ हैलोजन। अब पढ़ लेते हैं पॉइंट्स। पहला पॉइंट है इट डिकम्पोजेज सोडियम हैलाइड। नहीं, पहला ही पॉइंट जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है, क्योंकि सोडियम हैलाइड्स को तो हमें टेस्ट करना है, NaX को ही तो हमें डिटेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पर X प्रेजेंट है, क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है। दूसरा पढ़ते हैं बेटा, मतलब पहला ही आंसर कह रहा है डज नॉट जस्टिफाई, तो पहला वाला जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है। दूसरा वाला भी हम यहाँ पर पढ़ के देखते हैं कि क्या लिखा। इट डिकम्पोजेज सोडियम साइनाइड, यस, अभी हमने बताया कि ये क्या करता है, Na2S को NaCN को डिकम्पोज करता है। सोडियम सल्फाइड अगर प्रेजेंट है तो भी उनको डिकम्पोज करता है, तो यस एसिडिफाई द सोडियम एक्सट्रैक्ट, और इस प्रोसेस को हम यही बोलते हैं कि हम एसिडिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ, जो फर्स्ट गिवन स्टेटमेंट है वो जस्टिफिकेशन नहीं दे रही है इस बात का, सोडियम हैलाइड वहाँ पर डिकम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि हमें उन्हीं को टेस्ट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं लेसेग्ने टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, पहली NCERT की लाइन है, अगर आप लेसेग्ने टेस्ट में जाते हो तो लिखा है कि लेसेग्ने टेस्ट को हम सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, कार्बन ओनली, नहीं गलत है, हाइड्रोजन ओनली, बेटा ये भी गलत, ऑक्सीजन ओनली, और लिखा है नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यस, हम लेसेग्ने टेस्ट से नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। फिर एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया है जिसमें आपसे पूछा गया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय केरियस मेथड। आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, मतलब कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन विच इज 0.480 ग्राम्स, और क्या दिया गया, आपके पास दिया गया है गिव 0.69 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट। इसका मतलब है कि मास ऑफ बेरियम सल्फेट भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में, कितना, 0.699 ग्राम। अब आपसे पूछ रहा है 10% ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड, और अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर मासेस दिए गए हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें केरियस मेथड से सल्फर, तो सल्फर होता है बेटा कि मास ऑफ सल्फर जिसका निकालना है, इसका मतलब 32, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaSO4 विच इज 233, ये फिक्स्ड वैल्यू है। अब कितना मास प्रोड्यूस्ड हुआ है BaSO4 का, 0.699 ग्राम, एंड अपॉन टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना दिया गया है, 480 ग्राम्स दिया गया है, इनटू जो कि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम 100 कर देते हैं। साथ ही अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पूरा डिटेल में लिख देते हैं कि अगर सल्फर के लिए हम जाएंगे तो हमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी होती हैं, हमें लिखनी होती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaSO4 इनटू जितना हमें बेरियम सल्फेट का मास मिलेगा, मास प्रोड्यूस्ड होगा किसका, BaSO4 का, एंड मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितना टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ले रखा होगा इनटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है अगर मुझे निकालना हो क्या, अगर मुझे निकालना हो परसेंटेज ऑफ सल्फर इन गिवन कंपाउंड। तो अब आपको उसी फॉर्मेट में मैंने ये रख दिए हैं चीज़ें, ये क्वेश्चन में गिवन है दोनों चीज़ें। अब यहाँ सॉल्व करें तो ये देखिए सॉल्व भी करते हैं, पॉइंट से ये 3 पॉइंट हट गया क्योंकि 3 डिजिट के बाद है। अब देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, 233 3 टाइम्स जाएगा ये, और ये एक जीरो से ये एक जीरो गया। अब हम पूरा लिखें तो 3 2 जा 6 और ये 96/48, देखिए पूरा पूरा 2 टाइम्स चला जाएगा, ये फिर से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, इसका मतलब 2 × 10 ये हो जाएगा 20%। बिल्कुल भी यहाँ पर फ्रैक्शन में भी नहीं आ रहा है, पूरा पूरा आ रहा है। तो आंसर पहला ही गिवन है, 20% जो है वो परसेंटेज रहेगा सल्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हुए अब आ गए हैं हम लोग आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है कि C4H11N ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, इससे कितने प्राइमरी अमीन बनेंगे। अमीन में भी आपको सेकेंडरी टर्सरी नहीं बनाने, सिर्फ प्राइमरी बनाने हैं। चलिए कोशिश करते हैं बेटा, 4 बनाने हैं, 4 कार्बन के बनाने हैं। तो 4 कार्बन का पहला तो एकदम सिंपलेस्ट, हाइड्रोजन को हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं,
हम यहाँ पर ये देखिए पहला बन गया प्राइमरी अमीन 4 कार्बन का, हम इसका नाम भी देते चलें या आपके लिए हम पूरा भी लिख देते हैं CH3 CH2 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 एंड NH2। ये 4 कार्बन का प्राइमरी अमीन और इसको बोल देंगे हम ब्यूटेनामाइन। ये बन गया हमारा ब्यूटेनामाइन 1। अब हम इसका पोजीशन आइसोमरिक बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो 1 पे लगा है इसको हम क्या कर सकते हैं 2 पे लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस अमीनो ग्रुप को हमने 2 पे लगा दिया और अब इसका नाम क्या बन गया, ये हो गया ब्यूटेनामाइन 2। इसका मतलब है कि हाँ ये दोनों पोजीशन आइसोमर्स 2 बन गए। यहाँ पर पूछा गया कितने बना सकते हैं, तो पोजीशन में आप NH2 को इधर खिसकाएंगे बेटा तो भी ये 2 पे ही आएगा। मतलब पोजीशन में सिर्फ 2 बार हम चेंज कर सकते हैं, एक 1 पे एक सेकेंड पे। थर्ड यहाँ पर है नहीं क्योंकि टोटल 4 कार्बन है। अब हम कुछ करते हैं कि चेन अगर हम तोड़ें, अगर हम चेन तोड़ें तो ये 4 जो एक लाइन में लगे थे, एक उठा के हम क्या करें ब्रांच के रूप में अगर हम रख दें ये ऐसे, लेकिन याद रहे कि रहना चाहिए प्राइमरी ही। तो एक ये स्ट्रक्चर हमारे पास आया है, चलो नाम देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 मिथाइल 1 2 3, 2 पे लगा मिथाइल प्रोपेनामाइन 1। ये एक स्ट्रक्चर बन गया। कहते हैं चेन में अभी और कुछ कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। अगर हमने 2 कार्बन को एक ही पे रख दिया तो भी 4 कार्बन हो जाएंगे और हमने यहाँ पर NH2 लगा दिया। अब इसकी नेमिंग जब करेंगे तो नेमिंग में ध्यान दीजिए कहाँ से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3। अगर 2 पे आया मिथाइल और 2 पे ही NH2 है तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन 2। तो ऊपर वाला था प्रोपेनामाइन 1 और ये है प्रोपेनामाइन 2। चारों स्ट्रक्चर अलग है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसका मतलब है टोटल जो भी हम प्राइमरी अमीन बना सकते हैं दैट इज 4 इन नंबर, 4 बना सकते हैं। तो आंसर ऑप्शन दिया गया है 4 का, तो हम जाएंगे 4th ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट आपके पास 2 स्ट्रक्चर दिए, एक है बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा आपका दिया गया है 2 हाइड्रोक्सी या आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। कह रहे हैं कि इनके बीच किस तरह की आइसोमेरिज्म है। तो बेटा यहाँ पर आपने देखा एसिड है और वो चेंज हो रहा है दूसरे फंक्शनल ग्रुप में, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो बेटा जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहे और आपको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखने को मिले, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखते ही क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिल रहे हैं। कहते हैं कि मेरे पास है एक आइसोमर, बताना है आपको C6H3Cl3। C6 का मतलब देयर शुड बी अ बेंजीन रिंग, क्योंकि 6 कार्बन है, क्योंकि बेंजीन कितना C6H6 होता है। और हमने यहाँ पर देखा कि 3 हाइड्रोजन हटा के क्या कर दिया गया, 3 क्लोरीन लगा दिए गए। इसका मतलब है कि एक बेंजीन रिंग में 3 ग्रुप लगे हुए हैं सेम जैसे। और ये मैंने आपको बताया है बेटा कि अगर हम बात करें कि एक ही बेंजीन रिंग में, यहाँ पर जरा देखते हैं डिटेल में बात करते हैं। आपको मैंने बताया है कि अगर बेंजीन रिंग में एक फंक्शनल ग्रुप कोई लगे, कोई सिंगल लगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो हम एक भी आइसोमर नहीं बना सकते हैं। ये पोजीशन आइसोमर देते हैं बेसिकली। अगर मेरी बेंजीन रिंग में 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हों और 2 बेटा सेम भी हो सकते थे और अलग भी हो सकते थे, या फिर X और Y लिख लेते हैं अलग अलग, या फिर 3 फंक्शनल ग्रुप हों बट सेम जैसे, तीनों सेम जैसे फंक्शनल ग्रुप हों, इन तीनों ही कंडीशन में हमें जो पोजीशन आइसोमर मिलते हैं वो होते हैं 3 पोजीशन आइसोमर। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आया वो यही तो था कि तीनों फंक्शनल ग्रुप हमारे जो तीनों सब्स्टिट्यूएंट्स लगे वो सेम थे। अगर सेम लगे हैं तो हम 3 पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं यहाँ पर टोटल। तो नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आया कि एक कंपाउंड दिए गए हैं 2, आपको बताना है कि इन दोनों के बीच किस तरह की आइसोमेरिज्म है। पहले देखते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तभी यहाँ पर आइसोमर्स दिए गए इस। और यहाँ पर एक जो फंक्शनल ग्रुप है ये है अमाइड, ये है अमाइड। और इधर हमने देखा तो यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है कीटोन और एक है अमीन। इसका मतलब है क्या फंक्शनल ग्रुप बदल गए, और अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गए तो ये कैसे कहलाएंगे, ये फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। सिंपल है। फिर देखते हैं
द कंपाउंड C4H10O कैन शो। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। C4H10O जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं वो जनरल फॉर्मूला किसको फॉलो कर रहा है, CnH2n+2NO। और हमने आपको सिखाया है कि अगर इस जनरल फॉर्मूले की बात करें, एल्केन पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा, मतलब एल्केन में एक ऑक्सीजन जैसा फॉर्मूला आ रहा है, तो हम इससे दो ही चीज़ें बना सकते हैं। एक तो हम बना सकते थे सैचुरेटेड अल्कोहल, और एक हम बना सकते हैं सैचुरेटेड ईथर। सैचुरेटेड का मतलब ऑल आर द सिंगल बॉन्ड्स, है ना। अल्कोहल्स बना सकते हैं और ईथर बना सकते हैं। चलो बना के देखते हैं, बना के देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर आया मेरा C4H10O, यहाँ से हमने एक अल्कोहल बनाया 4 कार्बन का, CH3 CH2 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 एंड OH। आप चाहो तो H कहीं पे भी लगा सकते हो। हमने एक फ्रेमिंग की है ईथर की, 4 कार्बन का ईथर, तो CH3 CH2O CH2 CH3 ये बन गया। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के कैसे फंक्शनल आइसोमर है, ये एक दूसरे के कैसे बेटा, यहाँ पर ये दोनों अगर बनते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर बन सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन और भी चेक करें। अब और चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या अल्कोहल के कुछ और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। हाँ, हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं, अल्कोहल में अगर हमने पोजीशन चेंज कर दी, अगर हमने पोजीशन चेंज कर दी तो ये पोजीशन आइसोमर भी दे रहा है। अगर हमने यहाँ पर चेन भी तोड़ दी, अगर मैंने यहाँ ब्रांचिंग कर दी, चेन में हमने गड़बड़ी कर दी, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर चेन आइसोमर भी बन रहे हैं। और एक चेन आइसोमर बन सकता है जिसमें हम टर्सरी अल्कोहल को दिखा सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल बना दें। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड ये 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर आपने देखा कि अल्कोहल के पोर्शन में पोजीशन आइसोमेरिज्म भी हो रही है एंड चेन आइसोमेरिज्म भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बात करें हम ईथर की। ईथर कैसा है, ईथर में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप लगा है दैट इज ईथर बाईवेलेंट। और बाईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जनरली मेटामेरिज्म शो करते हैं, और मेटामेरिज्म में क्या करते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ पर क्या बना सकते थे, इसके मेटामर बना सकते हैं। CH3 हमने कर दिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते, एक तरफ 1 कार्बन एक तरफ 3 कार्बन कर देते। या फिर हम क्या कर देते, हम ऐसे भी मेटामर बना सकते थे, हम ब्रांचिंग में कुछ गड़बड़ कर देते, CH CH3 एंड इसी पर एक CH3। तो ये तीनों क्या शो करते हैं, ये तीनों शो करते हैं मेटा। इसलिए इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए C4H10O से टोटल आइसोमर कितने बन सकते हैं, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर जो बन सकते हैं दैट इज 7, और 7 में से 4 अल्कोहल हैं और 3 ईथर हैं, है ना। ये समरी याद रखेंगे। अब बेटा यहाँ पर देखो कह रहा है कि क्या ये मेटामर शो कर सकता है, बिल्कुल शो कर सकता है। फंक्शनल शो करता है, अल्कोहल और ईथर का बनना फंक्शनल है। पोजीशन शो कर सकता है, यस अल्कोहल वाला पोर्शन पोजीशन आइसोमर बनाता है। इसका मतलब हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा कैसा, आंसर नंबर 4। तो हम जाएंगे यहाँ पर आंसर नंबर 4 की तरफ। Which of the following compound will not show position isomerism? अब यहाँ पर कहता है कि कौन सा पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन को। एक में दिया अल्कोहल, और आपने पढ़ा अल्कोहल ये फर्स्ट पे, आराम से हम इसको सेकंड पे भेज सकते हैं पोजीशन आइसोमर। क्लोरीन को यहाँ पर 1 पे लगा, हम 2 पे लगा सकते हैं आराम से, यहाँ पर 2 पे लगा के हम इसका पोजीशन बना सकते हैं, और सेम विद NO2। अब बात रही CHO ग्रुप की। अगर हमने लिखा यहाँ पर CH3 CH2 CHO, तो एक तो हम इसका पोजीशन आइसोमर नहीं बना सकते, क्यों, यहाँ पर मिनिमम 3 कार्बन तो है, बट हम इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। और दूसरा मेन रीज़न बेटा कि कुछ ग्रुप होते हैं जो चेन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो चेन टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जो चेन को तोड़ दें, टर्मिनेटिंग। जैसे COOH CHO COCl CONH2 CN, ये होते हैं चेन टर्मिनेटिंग। इसका मतलब है कि ये जहाँ से भी आएंगे हमेशा इनको नंबर 1 ही असाइन करना पड़ेगा। ये जहाँ भी लगे होंगे, बीच में भी लगे हैं तब भी हमें नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और अगर हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो इनकी पोजीशन कभी बदलने वाली नहीं, ये हमेशा 1 नंबर पे आएंगे। अगर 1 नंबर पे आ रहे हैं इसका मतलब हम इनका पोजीशन आइसोमर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर तो 3 है
और तीनों में अगर हम इस CHO को इधर लिखें 1 पे लगा है तो 2 पे लगाएंगे तो भी वही नाम आएगा। तो एक रीज़न तो ये है, और दूसरा रीज़न अगर 3 से ज़्यादा भी होते तो भी ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये पोजीशन आइसोमर शो नहीं करते। तो क्या शो करते हैं? दे कैन शो चेन आइसोमरिज्म, ये चेन आइसोमरिज्म को शो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। यहाँ पर कुछ एल्काइल्स दिए गए हैं जिनको हमें पहचानना है। पहला है CH3 का ट्वाइस, मतलब ये कुछ ऐसा बना है CH और इसी पे लगे हुए हैं 2 CH3 और ये यहाँ पर ये ब्रांचिंग है, ये एक कार्बन पर 2 मतलब टोटल 3, तो ये तो हो गया प्रोपाइल, और एक ही पर 2 लगे हैं तो आइसोप्रोपाइल, तो A जाएगा 4 के साथ। यहाँ पर देखिए दूसरा लगा है C और 3 कार्बन, मतलब कि C पे ही ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, टोटल 4। अब यहाँ पर देखो ये पहला कार्बन जुड़ा हुआ, ऐसे लिख लेते हैं बेटा, ये एक C और इसी पे 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हमारी पेरेंट चेन। अगर ऐसा कुछ है तो ये होता है टर्सरी ब्यूटाइल स्ट्रक्चर, कि पहले ही कार्बन पे 2 कार्बन लगे हुए, 2 मिथाइल लगे हुए, तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। अब आगे क्या दिया गया? CH, CH3, CH2, CH2, इसका मतलब है CH और इसी पे लगा है CH3 और लगा है CH2 एंड CH3, टोटल 4। अगर पहले कार्बन पर एक, जहाँ से ब्रांच हमारी निकली है वहाँ पर अगर एक मिथाइल ग्रुप लगाओ तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये गया सेकेंडरी की तरफ। और लास्ट वाला जो बचा है CH2 और C और इसी पे लगे हुए हैं तीनों कार्बन, इसका मतलब है ये हो गया हमारा नियोपेंटाइल ग्रुप। 3 है, 3 एक 4 एक 5, तो 3, हाँ 1 2 3 4 5 नियोपेंटाइल ग्रुप। अब यहाँ पर मैच कर लीजिए, करेक्ट मैचिंग कहाँ है? A का 4th तो सभी में है, D का 2nd तो D का 2nd 2 में है बेटा, 1 और 2 में। और देख लेते हैं C का कितना है, C का यहाँ पर आ जाएगा 1st, इसका मतलब हम जाएंगे 4th ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फॉस्फोरस इज हीटेड विद सोडियम पेरोक्साइड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और कहते हैं कि इसका काम क्या है? ये फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके सोडियम फॉस्फेट में बदल देता है। तो यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर, सोडियम फॉस्फेट का फॉर्मूला देख लीजिए, Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। 86 का जाएंगे 4th। फिर एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट 2 लिखे हुए हैं यहाँ पर, और 2 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है जेल्डाल मेथड से, और जेल्डाल मेथड में आपसे पूछा जा रहा है जेल्डाल मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पाइरिडीन, बिल्कुल ठीक बात है। नाइट्रो एंड कंपाउंड, अच्छा नाइट्रो कंपाउंड एंड एजो कंपाउंड, पाइरिडीन का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट है, तो हम ये बोलते हैं ना कि जेल्डाल मेथड को हम यूज नहीं कर सकते अगर नाइट्रो में है, नाइट्रोजन हमारा नाइट्रो फॉर्म में है या एजो में है या फिर रिंग में, रिंग का पोर्शन है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन लिया गया है बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं, कहते हैं इन दीज कंपाउंड नाइट्रोजन डजंट कन्वर्ट इनटू अमोनियम सल्फेट, तो ये बात एकदम ठीक है कि जब हम जेल्डाल मेथड की बात करते हैं तो जेल्डाल मेथड में सबसे पहले जब हम डाइजेशन कराते हैं तो डाइजेशन पोर्शन में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एसिड के साथ और कैटलिस्ट CuSO4 के साथ ट्रीट करते हैं, जिससे अमोनियम सल्फेट में हमारा जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाता है, जो नाइट्रोजन है वो आ जाता है अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में, और यहाँ पर पहला ही प्रोसेस नहीं हो पाता है इन कंपाउंड में। तो दोनों ठीक है, एसरेशन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसरेशन। तो यस, हम जाएंगे 3rd ऑप्शन के साथ। ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाइन इन सोप इंडस्ट्री, तो हम बात कर रहे हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस की। ग्लिसरॉल को हम वैक्यूम डिस्टिलेशन से निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, और वैक्यूम डिस्टिलेशन का दूसरा नाम है डिस्टिलेशन अंडर अ रिड्यूस प्रेशर, इसको हम बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन भी। इन पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन वाटर ट्रैप्ड इन इट विच एक्ट एज, कहते हैं जब हम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं और उसमें भी हम बात करें पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जाम्पल विच इज पेपर क्रोमेटोग्राफी,
और पेपर क्रोमेटोग्राफी में भी बेटा जी 2 फेजेस, क्रोमेटोग्राफी कोई सा भी हो 2 फेजेस होते हैं, स्टेशनरी फेज होता है एंड मोबाइल फेज होता है। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी फेज होता है वो क्या होता है, एक पेपर होता है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर, बट वाटर ट्रैप्ड इन इट। इसका मतलब है जो क्वेश्चन है वो किसके लिए है, इस स्टेशनरी फेज के लिए। मोबाइल फेज कैसा होता है, सॉल्वेंट होता है, मतलब लिक्विड स्टेट में होता है। तो यहाँ पर लिखा है मोबाइल फेज, नहीं, मोबाइल फेज तो लिक्विड होता है। स्टेशनरी फेज, यस स्टेशनरी मीडियम करके हम यहाँ पर कोई नाम नहीं देते, एंड नन ऑफ दिस, मीडियम नहीं, यहाँ पर फेज होता है, दैट इज स्टेशनरी फेज। फंक्शनल आइसोमर ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड मतलब 4 कार्बन वाला एसिड है मेरे पास, CH3 CH2 CH2 COOH। अगर कोई एसिड है तो एसिड का फंक्शनल आइसोमर क्या बना सकते हैं हम, ईस्टर बना सकते हैं, या फिर हम हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है कि हमारे एक ही स्ट्रक्चर में एक OH हो और एक कार्बोनिल ग्रुप हो, चाहे CHO हो या CO हो, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पर दिया गया है सिर्फ ब्यूटेनल, सिर्फ एल्डिहाइड, OH साथ में होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ कीटोन है, OH साथ में होना चाहिए था। मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, यहाँ पर मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड इन्होंने लिखा, बना के देखते हैं। मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड कुछ ऐसा आ जाएगा, COOH एंड CH3, ये तो चेन आइसोमर हो गया। हमसे पूछा जा रहा है फंक्शनल आइसोमर। अब लास्ट वाले पे आते हैं, मिथाइल प्रोपेनोएट, बना के देखते हैं इसको। मिथाइल प्रोपेनोएट का स्ट्रक्चर हो गया, मिथाइल हो गया जो ऑक्सीजन से जुड़ा, एंड प्रोपेनोएट का मतलब हो गया CO के साथ टोटल 3 कार्बन का होना। यस, ये ईस्टर ग्रुप आ गया। तो हम लोग क्या कहते हैं कि एसिड को हम अगर फंक्शनल आइसोमर में कन्वर्ट करना हो तो ईस्टर बना सकते हैं। आइडेंटिफाई विच फंक्शनल ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड है, इसमें आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप ढूंढने हैं और आपसे पूछा गया कि इन ऑप्शन में जो गिवन है उनमें से कौन सा एक है जो नहीं दिया गया। तो पहला अगर देखें तो ये CO ग्रुप है हमारा कीटोन। ये अगर हम देखो कार्बन रखने के बाद ये आया बेटा आपका अमाइड ग्रुप, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही ग्रुप है विच इज अमाइड। और यहाँ पर कार्बन रखेंगे तो ये कीटो नहीं है, ये ईथर नहीं बेटा, ये पूरा एक ग्रुप है COOR वाला, ये है ईस्टर। तो अब जरा देख लेते हैं, कहते हैं कीटोन, हाँ कीटोन है, ईस्टर है, अमाइड है, ईथर नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नॉट प्रेजेंट, नहीं है। एक क्वेश्चन आया जिसमें क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन दिया गया, आपको ढूंढना है कि कौन से स्ट्रक्चर होमोसाइक्लिक है, कौन से एरोमेटिक हैं और कौन से हेटेरोसाइक्लिक हैं। तो पहला दिया गया है ए में देखिए क्या जा रहा है, ए कह रहा है कि कैसा है, तो आपको ए दिख रहा है सिंपल एलिसाइक्लिक, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ना तो एरोमेटिसिटी है, कोई बॉन्ड भी नहीं है, और कार्बोसाइक्लिक है। चलो मिलाते हैं, कहते हैं कि असाइक्लिक है, नहीं साइक्लिक है, साइक्लिक है, और साथ में कैसा है ये सैचुरेटेड। तो मुझे लगता है पहले वाले से ही मैच कर रहा है, होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, सैचुरेटेड। दूसरा बेटा ये है बेंजीन रिंग, आपको पता है कि एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, होमोसाइक्लिक तो है बट एरोमेटिक है एंड अनसैचुरेटेड है, तो बी का चला जाएगा फोर्थ। बी का फोर्थ 2 जगह पर है और ए का फर्स्ट 1 जगह पर। आंसर तो मिल चुका है लेकिन फिर भी देखते हैं बेटा, ये देखिए हेटेरोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, तो हेटेरोसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक है, सैचुरेटेड है, और ये है ओपन चेन जिसको हम बोलते हैं असाइक्लिक। तो यहाँ पर मैच कर लीजिए, डी का सेकंड, सी का थर्ड, तो हमें लगता है आपके पास आंसर मिल चुका है विच इज़ सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में सारे मैचिंग आपकी दी रखी हैं। चलते हैं नेक्स्ट, फिर से एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है जो कि आपके प्यूरिफिकेशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से लिया गया। तो कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो हम एस्टिमेशन करते हैं, कुछ मेथड्स दिए गए हैं। कार्बन को हम किस मेथड से करते हैं, लीबिंग मेथड से। हाइड्रोजन भी हम लीबिंग मेथड से कर सकते हैं। नाइट्रोजन को ड्यूमों और जेल्डॉल दोनों से कर सकते हैं, और कैल्कोजन या हेलोजन को हम कैरियस मेथड से करते हैं। तो यहाँ पर C का हो जाएगा, मतलब 1 का हो जाएगा P, तो 1 का P तो 2 जगह पर है ना, तो इनमें एक ही होगा, तो 1 का P
सेकंड का देखते हैं, सेकंड का भी पी, तो यहाँ पर सेकंड से ही हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा कि सेकंड का पी नहीं यहाँ पर लिखा है, क्यू लिखा है। और थर्ड में क्यू और आर, तो थर्ड में क्यू आर, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक का मतलब हो गया कि सिंपल यहाँ पर रिंग है, यहाँ पर सिंपल रिंग है विदाउट एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी नहीं है यहाँ पर। तो पहला स्ट्रक्चर तो है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, बेटा हेट्रोसाइक्लिक है और साथ में एरोमेटिक भी है, एरोमेटिक भी है, और इसको हम फ्यूरेन बोलते हैं, है ना, ये फ्यूरेन स्ट्रक्चर है, पूछा भी जाता है आपसे। ये है हमारा बेंजीन विच इज़ एरोमेटिक, है ना, बेंजीन है, सभी को पता है ये कैसा होता है, एरोमेटिक है। अब ये है हमारी साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन, तो साइक्लोब्यूटीन है, एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, एक सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये एलिसाइक्लिक है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। ये है नेफेथलीन, और नेफेथलीन में कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड दिया गया जिसका IUPAC नेम आपको बताना है। तो यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एक बेंजीन रिंग है और उसके बाहर एक कार्बन की चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी लगे हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स भी लगे हुए हैं। तो एक रूल लिखा है NCERT में कि अगर बेंजीन के साथ एल्केन की चेन है और उस चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप लगा है तो फिर हम उस चेन को पेरेंट चेन मानेंगे। जो हमारी मेन चेन होगी ना, ये पेरेंट चेन हो जाएगी, ये जो हो जाएगी वो है पेरेंट चेन, और ये जो बेंजीन है ये एज अ ब्रांच, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स काम करेगा। और बेंजीन जब भी ब्रांच के रूप में लिखी जाए तो हम फिनाइल लिखते हैं या फेनिल लिखते हैं। नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स को देखते हुए। तो किधर से चले, जहाँ से हमारा लोवेस्ट लोकेंट है, तो ये पहला कार्बन है, पहले कार्बन पे दूसरे कार्बन पे तीसरे चौथे और पांचवे। इधर से नाम क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि 1 2 3 थर्ड पे मुझे ब्रांचेस मिल रही हैं, जबकि यहाँ पर पहले ही कार्बन से मुझे ब्रांच मिलना शुरू हो गई है। नाम क्या देंगे, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फिनाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखते जाएंगे, एंड 5 कार्बन पेंटेन। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फिनाइल पेंटेन, अल्फाबेटिकल वे में जाएंगे, थर्ड विल बी द आंसर। द डिफरेंस इज मॉलिक्यूलर मास बिटवीन 2 सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलॉगस फैमिली। अब होमोलॉगस फैमिली की बात करें तो कहते हैं एक ही फैमिली के सारे मेंबर, बट सक्सेसिव, क्रमिक रूप से, एक कार्बन के बाद दूसरा, दूसरे के बाद एक और बढ़ा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा। कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमने कोई भी फैमिली ले ली, मान लीजिए सपोज करते हैं कि हमने अल्कोहल की फैमिली ले ली, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। इसकी होमोलॉगस सीरीज की बात करें तो हम क्या करेंगे, होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे कि एक कार्बन बढ़ाते जाएं, हम एक कार्बन क्रम से बढ़ाते जाएं और उसके मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, होमोलॉग्स बोलेंगे। तो कहते हैं कि अगर हम ऑन सो ऑन नीचे तक बढ़ाते जाएं तो अंतर क्या दिखा, मुझे अंतर सिर्फ हर में दिख रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं तो एक दूसरे से सिर्फ कितने का अंतर रख रहे हैं, CH2 का अंतर रखते हैं, एक CH2 ही बढ़ा हुआ है। आप चाहो तो CH2 बोलो या आप चाहो तो मास ले लो 14 यूनिट का। तो यहाँ पर वही पूछा गया कि कितने का अंतर होता है, एक कार्बन का मतलब 12 और 2 हाइड्रोजन, तो 2 और जुड़ गए, 14 यूनिट का अंतर होगा मॉलिक्यूलर मासेस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। कहते हैं आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, बेटा यहाँ पर है फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ठीक, फंक्शनल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल, फंक्शनल ग्रुप लिखा है तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। तो अल्कोहल, बेटा अल्कोहल का हमें पता है ईथर, ये फंक्शनल आइसोमर बनता है। एल्डिहाइड का भी कीटोन बन सकता है। साइनाइड के आइसोसाइनाइड बनते हैं जो कि फंक्शनल आइसोमर होता है। लेकिन बेटा एल्डिहाइड्स, सॉरी एल्काइल हैलाइड्स का कोई आइसोमर नहीं बन सकता फंक्शनल। क्यों? क्योंकि क्लोरीन है तो क्लोरीन का दूसरा फंक्शनल आइसोमर क्या बना देंगे आप, क्लोरीन तो क्लोरीन ही रहने वाला है, आप ब्रेक भी नहीं कर सकते, तोड़ भी नहीं सकते। तो क्लोरीन, एल्काइल हैलाइड्स की बात करें, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनके आप फंक्शनल आइसोमर नहीं बना सकते। तो आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। The total number of structural isomer acyclic and cyclic possible for the molecular formula C3 और H6। अच्छा एक बात यहाँ पर सुनिए,
अगर लिखा है C3H6, इसका मतलब है ये CnH2n को फॉलो कर रहा है। अब अगर CnH2n को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो आप यहाँ से एक एल्कीन बनाइए, क्योंकि एल्कीन का जनरल फार्मूला है, या फिर अगर आप रिंग बना रहे हो तो आप साइक्लो एल्केन बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ बना सकते हैं। तो 3 कार्बन अगर हमें ओपन चेन बनाना है तो एक एल्कीन बनाए, और अगर साइक्लिक बनाना है तो साइक्लो एल्केन। तो चलो 3 कार्बन का एक एल्कीन बना के देखते हैं। ये बन गई 3 कार्बन की एक एल्कीन। आप चाहो तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएंगे 3, 3 4 5 6, टोटल है 6। तो एक तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। अब कहते हैं कि इसमें कुछ और कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, तो हम ना तो इसकी पोजीशन बदल सकते हैं, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड को इधर करें तब भी ये 1 आएगा, 1 इन हो जाएगा। अगर हमने ब्रांच तोड़ी इधर किया तो भी ये लॉन्गेस्ट चेन में सेम नाम आएगा, प्रोपीन 1। तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, एक सिंगल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर, मिनिमम रिंग बनती ही 3 कार्बन से, तो ये देखिए 3 कार्बन का हमने एक साइक्लो प्रोपेन बना दिया। तो बस ये 2 स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं C3H6 के लिए। यहाँ पर भी हम चेन नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मिनिमम जो है रिंग वो बनती ही 3 कार्बन से है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन के साथ जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नो मेटामेरिज्म। अब मेटामेरिज्म के लिए क्या चाहिए हमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप चाहिए। अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो यस, ये दे कैन शो मेटामेरिज्म। अब पॉलीवैलेंट क्या होते हैं, जैसे हमारे हो गए ईथर, हमारे हो गए थायो ईथर, और कौन हो गया बेटा, सेकेंडरी अमीन्स हो गई। टर्सरी अमीन में 3 वैलेंसी के साथ पॉलीवैलेंसी हो गई इनकी। और कौन से हो गए, और हमारे हो गए कीटो ग्रुप, 2 वैलेंसी वाला बाईवैलेंट, और हमारा ईस्टर ग्रुप भी हो गया RCOR। तो ये इतने सारे ग्रुप हैं जिनमें हमारी एक से ज़्यादा वैलेंसी फ्री हो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। चलो देख लेते हैं। कहते हैं ईथर शो करेगा, हाँ, सेकेंडरी अमीन शो करेगा, थायो ईथर शो करेगा। इसका मतलब ऑप्शन हम कहाँ जाएंगे, ऑल ऑफ दीज के साथ। लास्ट क्वेश्चन बता दिया गया आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन की बात करें तो 5 कार्बन वाला वो स्ट्रक्चर जिसमें सेकेंड लास्ट पे एक मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हो गया हमारा टोटल आइसोपेंटेन। फिर कहता है एक नियोपेंटेन CH3 CH3 एंड CH3 एंड CH3, ये है नियोपेंटेन, नियो फॉर्म है, और ये है आइसो फॉर्म। कह रहा है कि किस तरह की आइसोमेरिज्म देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग करूँ तो इसका IUPAC नेमिंग आ रहा है 2-मेथाइल ब्यूटेन, मतलब कि पेरेंट चेन है 4 कार्बन की। इसकी नेमिंग करूं तो ये आएगा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। इसका मतलब है कि हमें दिख रहा है कि कार्बन के अरेंजमेंट में चेंजमेंट, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन थी और ये अब बची 3 कार्बन की चेन। टोटल मॉलिक्यूलर मासेस हैं, जो कार्बन टूटे वो आगे ब्रांचिंग के रूप में आ गए। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है चेन आइसोमेरिज्म में, कि जब अरेंजमेंट ऑफ चेन या अरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन हमारा चेंज हो जाता है। तो हम जाएंगे 4th नंबर के साथ। तो आई होप कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। जो कमी है, जो सिली मिस्टेक की, आप इन्हें डिस्कशन से देखें और उनको करेक्ट करें। इसी के साथ यहाँ पर विराम देते हैं इस डिस्कशन को। थैंक यू सो मच।